हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? कैसे चल रहा है सब कुछ? तबीयत पानी मज़े में चाले। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन। कौन से चैप्टर का? तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, क्या नाम है हमारे चैप्टर नंबर 8 का? कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज हम रिवीजन लेंगे डिटेल में और शॉर्ट में दोनों में। जो चीज़ें रिलेवेंट है उसको बहुत डिटेल में जाएंगे, जिस चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है, बार बार देखा हुआ है, उसको शॉर्ट में कवर करेंगे। स्टार्ट कर दें? चलो, नेक काम में देरी कैसे। आपको बताया कि आपने इशू ऑफ शेयर्स नाम का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें फंडामेंटल हमें ये सिखाया जाता है कि हम सेक्रेटरी प्रैक्टिस नाम के सब्जेक्ट में थियोरी तो पढ़ लेते हैं कि शेयर इशू किस प्रोसीजरल वे में किया जाएगा, बट उसका लीगल प्रोसीजर वहाँ पे कवर्ड है। बट जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करके आप जो शेयर इशू कर लेते हो, वो शेयर इशू करने के बाद आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड किस तरीके से करना, नोट किस तरीके से करना, वो ये चैप्टर में डील किया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में मेनली आपको शेयर इशू करने के सम्स होते हैं, बट इशू रिलेटेड एसोसिएटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कंसर्न होती है, जो यहाँ पे कवर्ड है। मैं आपके चैप्टर के जो सम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करूँगा, फिर हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आपके जो चैप्टर में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस आपको ये पूरे चैप्टर में सिखाए जाते हैं। पहला मैं कहूँगा फुल फ्लेज या डिटेल्ड प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे डिफरेंट इंडिविजुअल केसेस के क्वेश्चंस। तो आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में डिटेल्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर एक्स लिमिटेड इशूड इतने शेयर्स, फिर इतना एप्लीकेशन मनी था, इतना अलॉटमेंट मनी था, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा डिटेल में कहानी में। और एक हो सकते सीधा फुल फ्लेज केसेस। ये फुल फ्लेज मतलब उसका अपोजिट आ गया आपके इंडिविजुअल केसेस वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको जनरली कहाँ पाए जाएंगे? एंड ऑफ द चैप्टर के आखिरी के जो इलस्ट्रेशन है, जहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा ये कंपनी ने इतने शेयर इशू किए, इसमें फॉरफीचर हुआ, री इशू हुआ। ऐसे इंडिविजुअल आपको 3 से 4 केस दे दिए जाएंगे, और उन सबके 1 या 2-3 एंट्री जितनी भी होगी सिलेक्टेड एंट्रीज पूछी जाएगी। एक फुल फ्लेज डिटेल क्वेश्चंस हो गए, एक आप लोगों के इंडिविजुअल केसेस वाले क्वेश्चंस हो गए। और जब फुल फ्लेज डिटेल क्वेश्चंस देखोगे तो ये भी अलग अलग टाइप्स के थे। तो इसके अंदर क्या क्या टाइप्स के हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो डील करते थे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स मैं नाम दे दूंगा इसको आगे बेसिक इन द सेंस, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। नॉर्मल आपने कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, फिर 1 लाख शेयर इशू करके क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सिचुएशन को हम खुशियाँ ही खुशियाँ केस कहते हैं। फिर दूसरा केस आप लोगों ने देखा, दूसरा आते थे आपके इशू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एडवांस। कुछ नहीं, इसमें भी कुछ खास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं था, 2 एंट्रीज बदल जाती थी। सिर्फ आपको एक सम दिया जाएगा जहाँ पे शेयर इशू किया और कॉल्स इन एडवांस है। पहले वाले में बेसिक में आपने जितने शेयर इशू किए, समझो आपने 50,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज़ ईच के। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे जितना भी पैसा आपने मांगना था उतना मांगा, जितना मिलना था मिल गया, कोई टेंशन नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ, बेसिक सिचुएशन, जितना मांगा उतना मिल गया। दूसरा केस खुशियाँ ही खुशियाँ में भी डबल खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ रेस टू 2, खुशियाँ ही खुशियाँ स्क्वायर, ऐसा कब होता है? दूसरा केस खुशियाँ ही खुशियाँ स्क्वायर, जब आपने मांगा नहीं और उसके पहले ही किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। फिर तीसरा केस आता है आपका वापस इशू ऑफ शेयर्स, बट इसमें आ गए आपके कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स ये कभी खुशी कभी गम वाला केस हो गया। तो पहला केस खुशियाँ ही खुशियाँ, दूसरा केस खुशियाँ स्क्वायर, तीसरा केस कभी खुशी कभी गम। आपने इशू किए शेयर्स बट कॉल्स इन अरियर्स हो गए, मतलब आपको कुछ ना कुछ पैसे नहीं मिले, है क्या ऐसा? अगले आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन अरियर्स हो गए और हेंस फॉरफीचर हो गया।
फॉर फीचर हो गया, तो इशू ऑफ शेयर्स में आपका क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉर फीचर हो गया। डन। अब अगला केस देखें अगर हम, तो आपका जो फॉर फीचर वाला कॉन्सेप्ट था, उसके बाद एक अगला जो केस आता है आपका, दैट वाज नथिंग बट क्या होता था, फॉर फीचर के बाद इशू ऑफ शेयर्स में फॉर फीचर हुआ आप लोगों का, और फॉर फीचर के बाद री इशू हो गया। सो आपको जो सम्स टेक्निकली दिए गए थे वो इसी तरीके दिए गए थे। इशू ऑफ शेयर्स बेसिक्स क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स जिसमें कॉल्स इन एडवांस जो इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर इशू ऑफ शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स, ये भी इतना रिलेवेंट नहीं है, बट मज़ा आता है जब कॉल्स इन एरियर्स के बाद फॉर फीचर होता है और फॉर फीचर के बाद अगर री इशू होता है। तो एक आखिरी और एक केस है बट जिसके ऊपर आपको अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ही दिया गया, पुराने सिलेबस में हुआ करता था, वो ये था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसके ऊपर आपको थ्योरी दी गई है, सम नहीं दिया, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर इशू कर रहे हो, बट शेयर इशू करके आपको बदले में क्या मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा, कैश छोड़ के कोई और कंसिडरेशन मिल रहा है। जैसे अगर मैं कोई असेट खरीदना चाहता हूँ तो मैं असेट खरीदा, बट बदले में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बदले में मैंने उसको शेयर इशू कर दिए। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, एक्विजिशन कर दिया, अमालगमेशन हो गया किसी कंपनी के साथ हमारा, तो तब हमने उनको बदले में क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, रेदर देन गिविंग इन देम एनी काइंड ऑफ मनी और पैसा। तो हमने शेयर दिया और शेयर के बदले में हमें पैसा, मतलब टेक्निकली दो एंगल से इसको डिस्कस किया जाता है। एक, मुझे किसी को तो कैश पे करना था, मैं कैश पे करने की जगह उसको क्या दे देता हूँ, शेयर्स दे देता हूँ। या दूसरा एंगल से देखें तो नॉर्मली हम जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करके हमको पैसा चाहिए होता है रिटर्न में, पर इस बार मेरे को अदर देन कैश कुछ और रिटर्न में मिल रहा है, अदर देन कैश कुछ डिफरेंट कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव हो रहा है। सो दैट बिकम्स योर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इस तरीके के आपके सम्स होते थे बेसिकली। अगर आप इधर डिफरेंट केसेस वाले सम्स देखें तो इसमें आपको नॉर्मली दो ही केसेस मिलेंगे। एक फॉर फीचर का सम देंगे सीधा आप लोगों को और आपको बोलेंगे फॉर फीचर की एंट्री बताएं, या आया ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉर फीचर और री इशू वाले सम्स आपको जनरली दिए जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं अगर आप डिफरेंट केसेस वाले सम्स सॉल्व करने की बात करते हैं तो। सो दिस इज बेसिकली आपको समझना चाहिए, आपके चैप्टर का ओवरव्यू है। ये चैप्टर में इस तरीके के सम्स हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके हम सम डिस्कस करेंगे और एक एक करके सम्स के एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे। मैं डिटेल में जाने से पहले हम लोग बेसिक सम्स के ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। डन, चलो सो आ जाते हैं क्विकली बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे, उसके अंदर की जो 8 एंट्री होती हैं वो बहुत ही आसान सी होती हैं। आपको पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आप जितने भी सम सॉल्व करने वाले हो, जितने भी सम सॉल्व करने वाले हों, उनमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अदर देन कैश 2 मिनट छोड़ दें, वो छोड़ के बाकी सब में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि यार आप जब शेयर इशू करोगे, तो शेयर इशू कैसे किया जाता है, तो आपको भी बताया शेयर इशू करने की एक प्राइस होती है जिसको हम इशू प्राइस कहते हैं, राइट। तो आप लोगों की एक इशू प्राइस होगी, जो इशू प्राइस क्या हो सकती है, पार भी हो सकती है, प्रीमियम भी हो सकती हैं और डिस्काउंट भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है डिस्काउंट एक्चुअली अब डिलीट हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट में नहीं रहा हुआ है, बट देन टू आपके बुक्स में उसके ऊपर सम्स दिए गए इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आज के डेट में डिस्काउंट सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इशू के बाद एक और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब फ्रैंकली स्पीकिंग सब्सक्रिप्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लोग कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, दिस कांट बी रेगुलेटेड और मॉनिटर्ड बाय यू। ये प्योरली आपके नसीब की बात है, ये प्योरली लक फैक्टर की बात आके खड़ी रहती है। अब आपको भी बताएं कि आपका जो सब्सक्रिप्शन हो सकता है वो कैसे प्रकार का हो सकता है, मतलब लोगों ने कितना आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है या लोग कितना इंटरेस्टेड थे आपके शेयर्स के लिए, तो वो कैसे हो सकता है। तो एक आप लोगों का ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अगर हम बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन होगा, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, तीसरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। सो आप इसको ABCD दे दें, 1 2 3 4 केसेस दे दें। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
इस तरीके के आपके अलग अलग केसेस आ सकते हैं, इस तरीके की अलग सिचुएशंस हैं। तो 9 सिचुएशंस जो हैं आपकी सब्सक्रिप्शन की, वो आपको इन ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन जो भी है, ये जो 9 केसेस हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के, वो आपको इनमें से किसी भी सिचुएशन में दिखेंगे जहाँ पे आप इशू ऑफ शेयर्स करो, बेसिक्स वाले सम, कॉल्स इन एडवांस देखो, अरियर्स देखिए, या कोई भी तरीके का अगर आप सम्स देखें तो इसमें आपको ये केस नज़र आते हुए दिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डन, बढ़ जाएं आगे, चलें। आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि मैं कौन से सम्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपके साथ इशू ऑफ शेयर्स के जो बेसिक्स वाले सम्स हैं वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम लोग, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। कॉल्स एंड अरियर्स जो फोर फीचर वाला केस था वो डिस्कस करेंगे, फोर फीचर एंड री इशू वाला केस डिस्कस करेंगे। तो ये एरिया मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो बेसिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े चल, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, उसकी एंट्रीज बड़ी आसान है। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है और इस चैप्टर में मेनली आपको जर्नल एंट्रीज ही सीखनी है। जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसान है, आपका कैलकुलेशन जो होना चाहिए बेटा वो बहुत ही सिंपल रहना चाहिए। आप जब खुद को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख कर सोचोगे तो ये चैप्टर आपके लिए पहली बात बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी है कहीं ना कहीं कि आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर और रेट, ये दो चीज़ों के अंदर की समझ होनी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोगों को पता है जो बेसिक सम होता है, जो बेसिक सम जाते हो किस तरीके से जाता है। जब भी आप शेयर इशू करते हो तो आपको पता है कि इशू शेयर करने की जो पहली और सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल एंट्री आती है, फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको होता है बैंक अकाउंट जब आप डेबिट करते हो तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेते हो, उतने नंबर ऑफ शेयर्स लेते हो जिसके ऊपर लोगों ने आपको अप्लाई किया हुआ है। सो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है आत्मनिर्भर लिमिटेड। तो हमारी जो आत्मनिर्भर लिमिटेड है उसने से फॉर एग्जांपल 30,000 शेयर्स इशू किए हैं। पहला पॉसिबिलिटी उसका फुल सब्सक्रिप्शन हुआ। फुल सब्सक्रिप्शन हुआ तो लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स किए होंगे, 30,000 शेयर्स। तो आपको जो एप्लीकेशन मनी रहेगा वो 30,000 शेयर्स पे ही मिलेगा। पहली एंट्री सबको पता है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की है। मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ, ये लेक्चर उसके काम का है जो रिवीजन के लिए देख रहा है। ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है, मैं यहाँ पे पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एंट्रीज को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। तो पहले जब आप नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, अगर मैंने 30,000 शेयर्स इशू की तो और लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब ही फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, तो मैं यहाँ पे 30,000 शेयर्स लूंगा। अगर मैं 30,000 शेयर्स इशू किए तो लोगों ने सिर्फ 26,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैं यहाँ पे 26,000 शेयर्स ही लूंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, कम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है। अगर मैं 30,000 शेयर्स इशू किए थे और लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो 40,000 शेयर्स इनटू व्हाटएवर इज माय एप्लीकेशन मनी, वो रेट यहाँ पर आएगा। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो क्वांटिटी लेनी होती है वो आपने हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स जो लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं, दैट इज फुल ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से उतने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। रेट हम लोग एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं 3-2 का। 3-2 इज 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट, 3 रुपीज वापस एप्लीकेशन, दैट इज फर्स्ट कॉल सॉरी, एंड लास्ट के 2 रुपीज फाइनल कॉल। 3-2 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप ओरली ध्यान में रखें और थोड़ा अपने माइंड को एक्सरसाइज करने की आदत डालें। तो यहाँ पर 3 रुपीज जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। 2 क्रेडिट जब आप करते हो तो आप एक टेम्पररी अकाउंट को यूज करते हो यहाँ पे जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। अगर आपके सम में वहां पर इक्विटी शेयर नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई आत्मनिर्भर लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स वर्ड लिखा हुआ है 30,000 के यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लोगे। तो आपके इस सम में जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स हैं, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हमारा शेयर कैपिटल, इन सारे अकाउंट्स के नाम के अंदर इक्विटी वर्ड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है आपने 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तो नाम के अंदर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सो ऑन सो फोर्थ नाम आ जाएगा। बट अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा है कि आपने 30,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं तो इट इज सजेस्टेड कि आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यूज करें इंस्टेड ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस नाम लेने के बजाय। सो दिस वाज योर बेसिक बैकग्राउंड कि आपने इस तरीके से पहली एंट्री पास करनी। पहली एंट्री हमेशा हम बात करते हैं किस चीज़ की होती है, पैसा मिलने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। एक बार एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया देन हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे क्या सोचते हैं। फिर एप्लीकेशन मनी मिल जाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो मिला हुआ एप्लीकेशन मनी है उसे इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो जो एप्लीकेशन मनी है
उसे हम ट्रांसफ़र कर देते, तो ट्रांसफ़र करने के लिए उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अगेन डेबिट कर देते हैं कैंसिल करने के लिए, वॉट एवर अमाउंट इट वॉज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही आसान है। हम ये कर शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते जितना एप्लीकेशन में है। ये एंट्री क्यों खास है, ये एंट्री ये पर्पस के लिए खास है, अगर सम में क्या हुआ है अगर आपके सम में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो ये एंट्री बहुत ही खास है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर सम में अंडर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर या फुल सब्सक्रिप्शन में क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है वो समझते हैं एक बार। अब समझे, अगर आपका अंडर या फुल सब्सक्रिप्शन है तो आपका एप्लीकेशन मनी जितने शेयर्स पे आया है उसी पे हिसाब होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपका सम कौन से केस का है, दैट इज आपका सम फुल सब्सक्रिप्शन वाला है, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन है, जैसे मेरे एग्जांपल में आपने 30,000 शेयर इशू किए थे बट लोगों ने अप्लाई 26,000 शेयर्स ही किए, तो आपने अलॉट भी 26,000 शेयर्स ही किए रहेंगे। अभी प्रैक्टिकली जिसको पता होगा वो बोलेगा सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे बाहुबली अंकल होते हैं हमारे पीछे खड़े। कौन होते हैं हमारे बाहुबली अंकल? हमारे बाहुबली अंकल कौन है? अंडर राइटर है। तो काफ़ी लोग जो लॉजिकली पढ़ने वाले हैं वो लोग ये सवाल उठाएंगे कि सर ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अंडर राइटर अंकल होते हैं। और भले लोगों ने 30,000 शेयर हमने लोगों को दिए थे अप्लाई करने के लिए, हमने इशू किए थे, लोगों ने हमारा पब्लिकली पोपच कर दिया। पोपाच कैसे किया? पब्लिकली पोपाच, हमारे लोगों ने 26,000 शेयर्स ही अप्लाई किए। बट डरने की ज़रूरत नहीं, पीछे से जो हमारे अंकल खड़े हैं वो आगे आके हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे बाहुबली अंकल, और वो बचे हुए 4,000 शेयर खरीद लेंगे। ज़रूर होगा ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर कवर्ड नहीं। यहाँ पर हम एंट्री उन 26,000 शेयर्स की बात कर रहे हैं जितना लोगों ने अप्लाई किया। तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ जैसे अभी के एग्जाम्पल में, तो थ्रू आउट दी सम जो भी रेट होगा आपका एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड होंगे, दैट इज 26,000 शेयर्स से ही होगा। और आपने भले इशू 30,000 शेयर्स किए थे बट सब में 30,000 कहीं पर यूज नहीं होगा अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है। फुल सब्सक्रिप्शन है तो 30,000 शेयर्स पे ही पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। प्रॉब्लम किधर आके खड़ी होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। जब आपके सम में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो गड़बड़ होती है कि आपने लोगों को शेयर इशू तो कम किए थे बट जनता आपके कंपनी के शेयर्स के पीछे पागल हो चुकी है, पागल, और वो आपके कंपनी के शेयर्स के लिए खरीदने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि आपने जितने इशू किए थे उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिए। दैट इज़ व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन इज ऑल अबाउट। अब पहली बात, मैं आगे की डिटेल्स में बाद में आता हूँ, तो खुद लॉजिकली समझ। स्टेप नंबर 2 में तू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देता है शेयर कैपिटल को, और स्टेप नंबर 3 में तू क्या करने जाता है? लोगों से अलॉटमेंट मनी मांगता है। अगर तुझे लीगल नॉलेज होगा तो लीगली अलॉटमेंट मनी मांगा कैसे जाता है? तो लीगली कंपनीज एक्ट के अनुसार जब कोई इंसान आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें डिसाइड करते हैं कि हम इन लोगों को शेयर अलॉट करेंगे, और उनको घर पे अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है, शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता है, उनको बोला जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बकरे फंस आप हमारे शेयर होल्डर बन चुके हो और अब आप हमारे मालिक माई बाप बन चुके हो, और ये लो तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट, ये लो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर, और चुपचाप आगे का 2 रुपया भेजो। मैंने आपको एग्जाम्पल 3232 का दिया था, एप्लीकेशन मनी 3 था, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ था, आगे का 2 रुपये अलॉटमेंट मनी भेजो। इस तरीके से चुपचाप हम उनसे पैसे मांग लेते हैं। तो स्टोरी ये है, थीम ये है, अलॉटमेंट मनी किससे मांगा जाता है? ये जो हम अधिकार से, ये जो हम पूरे हक जता रहे हैं हमारा कि ये अलॉटमेंट नहीं निकाल रहे गपचुप, इस तरीके से जो हम इतना होशियारी से बोल रहे हैं, ऐसा हम किसे बोल सकते हैं? हम उसी इंसान को बोल सकते हैं जो अपना है। तो आपको पहले उसे अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा मीन्स क्या? आपको उसको पहले अपना शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आप उसको क्या कर सकते हो? अलॉटमेंट मनी मांग सकते हो। तो एंट्री नंबर 2 क्यों क्रूशियल है? एंट्री नंबर 2 अलॉटमेंट मनी मांगने से एग्जैक्ट पहले पास की जाती है। एंट्री नंबर 2 के बाद जब एंट्री नंबर 3 आएगी तब हम लोगों से अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। अलॉटमेंट मनी जनता से नहीं मांगा जाता, अलॉटमेंट मनी सिर्फ शेयर होल्डर से मांगना चाहिए। तो हम एंट्री नंबर 2 इसलिए क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर हमें सेटल कर देना है कि आखिर कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, किसके साथ हम रिश्ता जोड़ने वाले और किसके साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ने वाले, किस एप्लीकेंट को हम हमारा शेयर होल्डर बनाएंगे और किसे हम शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे। इस चीज़ का निर्णय, इस चीज़ का डिसीजन यही पॉइंट पे लेना ज़रूरी है, दैट इज एंट्री नंबर 2 पे लेना ज़रूरी है। क्योंकि एंट्री नंबर 3 में जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, अलॉटमेंट मनी मांगोगे,
तब आपने सिर्फ शेयर होल्डर से मांगना चाहिए. सो दैट्स व्हाट इज द पॉइंट. एंट्री नंबर 2 इज वेरी क्रूशियल इन केस ऑफ इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ रहेगा तो एंट्री नंबर 2 क्यों क्रूशियल हो जाती है? क्योंकि आपको पता है आपका एप्लीकेशन मनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स पे आया है. अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का 2 मिनट के लिए सम लेके चलूँ तो आपको पता है आपने 30,000 शेयर्स इशू किए थे. लोगों ने अगर ओवर सब्सक्रिप्शन था, फॉर एग्जाम्पल 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो 40,000 इंटू 3 रुपीज़, अगर आप इफ़ यू गुड एट बेसिक कैलकुलेशंस तो आपको पता है आपकी जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाती बेटा? 1,20,000 रुपीज़ आप लोगों को क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन मनी. तो आपको तो 40,000 शेयर्स पे लोगों ने 3 रुपीज़ के हिसाब से आपको 1,20,000 दे के रखा है, बट आप वो 1,20,000 को टच नहीं कर सकते पूरे के पूरे अमाउंट को, क्योंकि पूरे अमाउंट पे आपका अधिकार नहीं है. बट तभी एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट हो चुका है शेयर एप्लीकेशन, उसे क्लोज करने की जरूरत है. तो मैं शेयर एप्लीकेशन को 1,20,000 से डेबिट कर दूंगा. बट दुनिया इधर की उधर हो, एक चीज़ परम अटल सत्य जिसको आप झुटला नहीं सकते, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट कर सकते हो लोगों को? 30,000 शेयर्स. तो लोग आपके कितने शेयर्स को ओन करेंगे? 30,000 शेयर्स. तो 30,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आपने मंगाया था, दैट इज आपने एप्लीकेशन मनी जो 3 रुपीज़ का मांगा था, दैट इज 90,000 रुपीज़ को ही हम कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल है. मतलब आप समझे, आपके पास पैसा 1,20,000 आया, बट लालची लोगों, आंखों में नज़रों में लालच मत लाओ, आप पूरी 1,20,000 को नहीं हड़प सकते, क्योंकि आपका अधिकार जो है वो सिर्फ 90,000 पे. तो मतलब 1,20,000 आया, उसमें से जो 90,000 वो हमने पॉकेट में रख लिया, हमने कह लिया ये हमारा पैसा है, ओनर का खुद का हमने दिया, वो ओनर ने हमें, ये हमारा कैपिटल बन गया कंपनी का. अब सवाल आता है जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आए उनका क्या करना? तो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशंस हैं उनको आपको पता है किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो. सबसे पहला और आसान तरीका है आप वो 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उनके ऊपर का पैसा रिफंड कर लें. तो अगर आप रिजेक्ट करोगे तो क्रेडिट करते वक्त आप ईमानदारी से क्रेडिट किसे करोगे? बैंक में वो 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अमाउंट आ जाती है 30,000. आप इतना 30,000 रिफंड कर दोगे, बात खत्म, हैप्पी एंडिंग. पहला पॉसिबिलिटी रिजेक्ट करके रिफंड कर दो. दूसरा पॉसिबिलिटी ये नहीं करके क्या कर देना? प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देना. प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या किया जाता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाता है. मतलब शेयर होल्डर को कहा जाता है कि भाई तू ही वो शेयर होल्डर है जिसने ज़्यादा शेयर अप्लाई किए हैं. तो पहले क्या हो रहा था? रिजेक्ट किया जा रहा था. पहले केस में रिजेक्ट करना मतलब क्या? सिलेक्टेड लोगों को बोलने का तुम अपने हो, खास हो, आ जाओ, हम तुम्हें गले मिलेंगे. और कुछ सिलेक्टेड लोगों को बोलेंगे जाओ तुम पराए हो, लात मार के उनको बोलेंगे दरवाज़ा उधर है, निकल जाओ. तो कुछ को एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ को रिजेक्ट किया जाएगा. प्रो रेटा में नॉर्मली किसी को निराश नहीं किया जाता मेजॉरिटी केसेस में. ऑब्वियसली दिस इज नॉट एग्जैक्ट थिंग, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एकेडमिकली किसी को निराश नहीं किया जाता और सबको बोला जाता है कि तुम हमारे हो, पर हम तुम्हें पूरी तरीके से हमारा नहीं बनाएंगे. मतलब तुमने जितने शेयर्स मांगे उतने नहीं मिलेंगे, तुमको प्रोपोर्शनेटली कम अलॉट होंगे. तुम्हें भी किसी ने 4 शेयर मांगे रहेंगे तो हम उसको लेंगे भाई तूने 4 मांगे बट हम तेरे को 3 ही देंगे. तो इससे क्या होगा कि आप किसी को एक्सेप्ट, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे. पूरा थीम डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आपको एक फ़र्क समझता होगा दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स. जब मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब 40,000 शेयर होल्डर नहीं है. एक इंसान मल्टीपल शेयर्स के लिए अप्लाई करता है. ये लॉजिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो ये थीम समझेगी आपको. तो प्रो रेटा में हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं यार नाराज़ किसी को नहीं किया, सब अपने ही है, पर सिर्फ जिसने ज़्यादा शेयर्स मांगे होंगे उसको कम अलॉट किया. तो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि भाई तूने अगर 4 शेयर मांगे तो मैंने तुझे सिर्फ 3 ही शेयर अलॉट किए, पर तूने जब 4 शेयर मांगे थे तो मांगते वक्त तूने एप्लीकेशन मनी 4 शेयर का दिया था. तो ऐसा हुआ रहेगा कि तेरे से जो एप्लीकेशन मनी आया वो ज़्यादा आ गया है, बट जितने तेरे को शेयर अलॉट हुए उस मुकाबले तूने जो एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था वो तूने कम दिया हुआ है. जो देना चाहिए था वो कम था, बट तूने जो पे कर दिया है वो ज़्यादा पे कर दिया. तो तेरा एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा है. कंपनी बोलते हम वो तेरे को लौटाएंगे नहीं. क्यों नहीं लौटाएंगे? क्योंकि हम तुरंत कुछ चंद दिनों में ही, विद इन अ वीक, 10 दिन के अंदर ही हम तुझे वापस अगला इंस्टॉलमेंट मांगने वाले, दैट इज हम तुझसे अलॉटमेंट मनी मांगने वाले. तो हम तुझसे आज रिफंड करें और 10 दिन बाद वापस पैसा मांगे, उससे अच्छा हम उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे. तो ये जो तेरा पैसा आया हुआ है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को. दैट इज़ आपके जो 10,000 शेयर्स थे इनटू जो 3 रुपीज़, दैट इज़ 30,000 यहाँ पे चला जाता है. सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज़ ये और है और
मतलब टेक्निकली देयर आर 3 ऑप्शंस, उसमें से पहला ऑप्शन है या तो चुपचाप रिजेक्ट करो, हाथ जोड़ो, दरवाजा उधर है, भेज दो, बात खत्म करो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अभी रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। लॉट्स उठा सकते हो, चिट्ठी उठा सकते हो, अलग अलग तरीके की लॉटरी सिस्टम कुछ तो निकाल कर अंदाजे बेसिस पे आप किसी को रिजेक्ट करके बाहर भेज सकते हो। दूसरा ऑप्शन था आपके पास, दूसरा पॉसिबिलिटी था कि आप रिजेक्ट नहीं करें, आपका दिल बड़ा है, सबको एक्सेप्ट करें, बट सिर्फ उनको देते वक्त कम नंबर ऑफ शेयर्स दें, तो उसको प्रो रेट अलॉटमेंट कहा जाता है। तीसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप क्या करें, थर्ड तरीका जो होता है फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है, वो ये होता है कि आप क्या करेंगे, थर्ड के अंदर आपने क्या करने का, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब क्या, थोड़े शेयर्स को रिजेक्ट कर दो और थोड़ों को प्रोरेटा करो। मतलब जो 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से कुछ लोगों को बोला यार तुमने तो एक दो शेयर के लिए अप्लाई किया है, हटो चलो, तुम जैसे चिन्नी लोगों से हम बात नहीं करेंगे, चलो निकलो, हम दरवाजा भी तुमको नहीं बताएंगे, तुम ही ढूंढ लेना दरवाजा बाहर जाने का, गेट लॉस्ट। तो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स को मे बी हम रिजेक्ट करके उनका पैसा उनको रिफंड कर दें। तो मे बी समझो आपको टोटल, अभी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, आपको बोला जाएगा कि भाई कंपनी आत्मनिर्भर लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स, फिर बोलेंगे 30,000 शेयर्स पब्लिक अप्लाइड फॉर, या शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर 40,000 शेयर्स, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या एप्लीकेशन रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स। उसमें से बोला जाएगा 34,000 वर अलॉटेड, एप्लीकेंट्स ऑफ 34,000 शेयर्स वर अलॉटेड। अभी देखो 3 डेटा दिए, तेरे को बोला नंबर ऑफ शेयर्स तूने 30,000 इशू की, दूसरा बोला गया लोगों ने अप्लाई 40,000 किए बट तूने अलॉट 34,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए तो उनको अलाउ किया, एप्लीकेंट्स ऑफ 34,000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो उनको अलॉट किया। तो तू 30,000 से ज़्यादा शेयर पहली बात तो अलॉट ही नहीं कर सकता क्योंकि तूने इशू 30,000 किए थे। तो जब वो लोग कह रहे हैं कि 34,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने अलॉट किया, तो आपको समझ जाना है ऊपर के शेयर रिजेक्ट कर दिए। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, कि मैं बोलूँगा भाई आपने 40,000 में से 34,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको प्रो रेट अलॉटमेंट कर दिया, मतलब कितने को रिजेक्ट कर दिया, ऊपर के 6,000 को ही आपको समझना है। तो 6,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, तो आपको समझता है कि जो 18,000 रुपीज़ है वो आपने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, वापस दे दिया। ये आपका कैलकुलेशन आ गया, कितने शेयर्स, कितने इसके लिए, 18,000 रुपीज़ के लिए। डन क्या? फिर उसके बाद आपको अगर मैं कहूँ तो आपको समझ जाना है कि भाई 18,000 मतलब आपने 34,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको प्रो रेट अलॉटमेंट किया है, तो 34,000 शेयर्स को प्रो रेट अलॉटमेंट 30,000 किया है, तो एक्सेस मनी अलॉटमेंट को कितना आएगा। देख 34,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको तूने अलॉट किया, तो उसमें से जो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी था, बेटा जो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी था वो तो ये रहा, वो तो ऑलरेडी शेयर कैपिटल को जा चुका है 90,000, उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। तो ऊपर के जो तेरे 4,000 शेयर्स होंगे उसके ऊपर का 3 रुपीज़ दैट इज 12,000 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट को। सो दिस विल बी द केस जब आप प्रो रेटा अलॉटमेंट की तरफ जाते हो, ये स्पेशली ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है। बट जब सब में अंडर या फुल सब्सक्रिप्शन हो, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इशू नहीं, ज़िंदगी बड़ी आसान चलती है, इन दैट केस कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं। डन। तो ये आ गया आपका बेसिकली एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, जहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो ही ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स को आपको यहाँ पे मैनेज करना है। एंट्री नंबर 2 की सबसे खास बात ये है कि एंट्री नंबर 2 हो जाने के बाद क्वांटिटी ऑफ शेयर्स का डिबेट खत्म हो गया। अब आगे का जो डिस्कशन हो 30,000 शेयर्स पे ही होगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो भी आगे का डिस्कशन 30,000 शेयर्स भी होगा क्योंकि तूने इशू 30,000 शेयर्स किए थे। फुल सब्सक्रिप्शन होगा तो भी आगे का डिस्कशन 30,000 शेयर्स पे ही होगा। अब एंट्री नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक एंट्री, यहाँ पे आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का क्या मतलब होता है, आप अलॉटमेंट जो भी आपका शेयर अलॉटमेंट है, चलो ठीक है डिटेल में लिख लेते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें याद दिलवाना चाहूँगा जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप यहाँ पे एंट्रीज पास कर रहे हो तो आपको पता होगा एंट्रीज जोड़ी जोड़ी में पास की जाती हैं। हर एक स्टेज की 2-2 एंट्रीज हैं। तो अगर आपका 4 इंस्टॉलमेंट वाला समय, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरीके का समय, तो टेक्निकली आपके 4 इंस्टॉलमेंट के मतलब टोटल एंट्रीज जो हो जाएंगी बेटा वो 8 एंट्रीज हो जाएंगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो।
तो आप जो 8 एंट्रीज पास करने की बात करोगे, समझो 2 मिनट के लिए, आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ये समझता है? अभी 2 एंट्रीज होती हैं, तो पहली जो 2 एंट्री होती है वो एप्लीकेशन मनी की होती है, उसके बाद 2 एंट्री अलॉटमेंट की होती है, उसके बाद 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल। पर वो जो पहली 2 है एप्लीकेशन की, वो बहुत ही खास एंट्री है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है एंड देन आप उसे ट्रांसफ़र करते हो शेयर कैपिटल को, बट अलॉटमेंट मनी पहले रिसीव नहीं होता। अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, हर कोई पहले ड्यू होता है एंड देन रिसीव होता है। एप्लीकेशन लॉजिकली पहले रिसीव होगा, क्योंकि यू नेवर नो कितने लोग आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, डेफिनेटली यू नो दैट हु एग्जैक्टली आर द पर्सन जिससे आप अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रहे हो। हेंस आप उनके घर पे लेटर भेजते हो कि भाई भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अलॉटमेंट मनी दे दे बाबा, फर्स्ट कॉल दे दे बाबा। इस तरीके के आप घर पे लोगों के लेटर भेजोगे, और अगर आप उनको लेटर भेज रहे हो मतलब आप उनसे अमाउंट क्या कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, आप उनसे अमाउंट मांग रहे हो। तो आप जब ड्यू करोगे तो ऑब्वियसली पहले ड्यू की एंट्री आएगी। तो सबको पता है जो पहली ड्यू की एंट्री आ जाएगी वो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 30,000 शेयर्स अभी चलेंगे। ऑब्वियसली अंडर सब्सक्रिप्शन में सम 26,000 पे सॉल्व होगा, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था। बाकी सब में 30,000 पे चलेगा, भले ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो। ओवर सब्सक्रिप्शन को सेकेंड एंट्री में हम निपटा चुके हैं। तो आपको पता है 30,000 शेयर्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय मैंने एग्जांपल में कितना रुपीज़ लिया था, 2 रुपीज़। दैट इज़ 30,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, दैट इज़ आपका 60,000 रुपीज़ से आप शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करोगे और 60,000 से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने का मतलब है आप उसको अपना असेट दिखा रहे हो, आप उसको अपना एक प्रकार का डेटर दिखा रहे हो। आप ड्यू कर रहे हो कि लोगों से मुझे इतना पैसा आना बाकी है, और ये जो पैसा आना बाकी है क्रेडिट करके आप बता रहे हो पैसा एक्चुअली शेयर कैपिटल का पैसा आना बाकी है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्रेडिट करके आप ये बता रहे हो जो अलॉटमेंट में पैसा आना बाकी है मेरे शेयर कैपिटल का पैसा आना बाकी है। बट स्टोरी में ट्विस्ट कब होगा, जब आपने सम किस पे इशू किया रहेगा, प्रीमियम पे। एंट्री नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन हुए हैं। बट तेरा ओवर हो, अंडर हो, फुल हो, कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन हो, थर्ड एंट्री इज गोइंग टू अफेक्ट बाय वेदर शेयर आर इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। पार पे इशू होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अभी एंट्री आपके सामने दिख रही है वैसी होगी। बट प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। समझो ये सब में मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा प्रीमियम का सम लेकर आऊँ। तो आपको पता है 3232 इंस्टॉलमेंट था जिसकी टोटल 10 रुपये होती है। 3232 में 2 रुपये अलॉटमेंट मनी था। समझो मैं एज्यूम करता हूँ कि 10 रुपये का शेयर मैंने 11 रुपीज़ पे इशू किया है और 1 रुपीज़ उसमें प्रीमियम है, एंड दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के वक्त इंस्टॉलमेंट मनी हो गया 3 रुपीज़। सो जो इंस्टॉलमेंट था 3232 अब वो 3332 हो गया। तो एप्लीकेशन भी 3, अलॉटमेंट भी 3, फर्स्ट कॉल भी 3 और फाइनल कॉल 2, 3 + 3 + 3 + 2 टोटल 11 रुपये हो जाते। मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ, आई वॉन्ट यू आप आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें, लिसनिंग स्किल्स। तो 3 + 3 + 3 + 2 11 हो गया एवरीवन, जिसमें अलॉटमेंट में जो 3 रुपीज़ छुपा हुआ है वो आपका प्रीमियम का है। तो प्रैक्टिकली समझें, जब आप लोगों के घर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो 30,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो पैसा ड्यू होगा वो 90,000 होगा। अब मेरी लैंग्वेज समझना, 2 मिनट पहले कहा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके हम ये दिखाते कि हमको लोगों से कितना पैसा मिलना बाकी है। तो लोगों से जितना भी पैसा हमें मिलना बाकी वो अलॉटमेंट को डेबिट होता है। इट्स लाइक अ डेटर अकाउंट, इट्स एन एसेट, इट्स रिसीवेबल, इतना अमाउंट मिलना बाकी है। और आप क्रेडिट जब कैपिटल को करते थे तो आप बोल रहे थे ये जो मिलना बाकी है डेबिट में, ये एक्चुअली कैपिटल का पैसा है जो मिलना बाकी है। पर अब गड़बड़ है, अब जो आपने 90,000 रुपीज़ ड्यू किया ये पूरा कैपिटल नहीं है, क्योंकि जो आपने 90,000 रुपीज़ ड्यू किया हुआ अलॉटमेंट मनी के नाम से, आप लोगों से जब अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो तो आपने जब उनसे 90,000 रुपीज़ मांगे तो उस 90,000 रुपीज़ 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मांगे। उस 3 रुपीज़ पर शेयर में 2 रुपया कैपिटल का था बट 1 रुपया प्रीमियम था। तो आप क्रेडिट करते हो कि एक अकाउंट क्रेडिट करोगे जिसका नाम आपका फेवरेट नाम है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपके टेक्स्ट बुक में शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है, बट आई स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज एज पर कंपनीज एक्ट 13 देयर इज नथिंग लाइक शेयर प्रीमियम, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हो। सो यहाँ पर क्या हो गया, शेयर कैपिटल को जब आप गए तो आपने 30,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ क्रेडिट किया 60,000, और यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर आप 30,000 शेयर इंटू 1 रुपी, तो अमाउंट लेते वक्त 30,000 रुपीज़ क्रेडिट करोगे।
इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके मुझे जनता से 90,000 रुपीज़ आने बाकी है, बट उस 90 में से 60,000 टुवर्ड्स कैपिटल के आने बाकी और 30,000 टुवर्ड्स प्रीमियम के आने बाकी है। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? इधर तक समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? तो अगर आप पार पे इशू करते तो डेबिट भी अलॉटमेंट 60,000 दैट इज 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 से होता और शेयर कैपिटल भी क्रेडिट 60 से होता। आप बोलते 60 मिलने बाकी और वो कैपिटल का मिलना बाकी है। बट अगर आप प्रीमियम भी इशू कर रहे हो तो आपके अलॉटमेंट मनी एक्चुअली ज़्यादा आना बाकी है, बट उस अलॉटमेंट मनी का अगर आप सेग्रीगेशन या अंदर का बाइफर्केशन देखेंगे तो टुवर्ड्स कैपिटल आपका 2 रुपीज़ था, दैट इज 30,000 शेयर्स इंटू 60,000 रुपीज़, और टुवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा जो प्रीमियम आपने मंगाया वो 1 रुपी था। सिनेरियो कब डिफिकल्ट हो जाता है? जब सम आर इशूड एट अ डिस्काउंट। फ्रैंकली बोलूँ सीबीएसई बोर्ड में डिस्काउंट के सम ऑल टुगेदर डिलीट हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो भी एक आधा इलस्ट्रेशन दिया है। आई एक्सपेक्ट आपके क्वेश्चन में ये सम्स नहीं पूछने चाहिए खुद कॉलेज वालों ने और आपकी स्टेट बोर्ड ने, क्योंकि टेक्निकली ये डिलीट हो चुका है। ये सिर्फ इशू है, ये मैं मना नहीं कर रहा, बट इसका नैरोअर एस्पेक्ट रह चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट पे इशू सिर्फ एक ही केस में किया जाता है, जब आप एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देते हो तभी। यू कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू एट अ डिस्काउंट। आप जनता को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो हम सम्स पढ़ते हैं सारे इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस सिनेरियो में डिस्काउंट आज के डेट पे एप्लीकेबल नहीं रहा एज पर कंपनीज एक्ट 30। बट देन टू आपको सम्स हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बताओ कि अगर सम डिस्काउंट पे इशू होता है तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया था, अगर पार वाला स्ट्रक्चर था तो 3232 था, प्रीमियम वाला स्ट्रक्चर 3333 था, ये 10 और ये 11 हो गया। बट अगर डिस्काउंट का लूँ मैं 2 मिनट के लिए तो 3132 लूँ तो 9 रुपीज़ हो जाता है। आप जब शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, बच्चा जानता है कि डिस्काउंट हमारा नुकसान है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट था, और आपको पता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था। पर अगर ये शेयर मैं डिस्काउंटेड रेट पे इशू करता हूँ तो आपको लगता है डिस्काउंट पे इशू करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, बहुत ही बड़ा लॉस है। और ये जो लॉस जो मुझे होगा शेयर्स किस पे इशू करने का, डिस्काउंट पे होने का, वो लॉस क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो होगा क्या टेक्निकली समझे, 30,000 शेयर्स इनटू अब 1 ही रुपी होगा, तो आप अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़ से करोगे। बट खास बात ये है कि आपका शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वो 60,000 से ही होगा। क्यों ऐसा? तो आप कहोगे कि ये जो डिस्काउंट है ये भी मेरा नुकसान है, तो एक अकाउंट यूज़ होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स नाम का, जहाँ पर आप 30,000 शेयर्स पे डिस्काउंट जो आपका 1 रुपी है वो डेबिट करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, डिस्काउंट्स लॉसेस होते हैं एंड दे आर सपोज टू बी गेट डेबिटेड, तो आप उसे डेबिट करोगे विद द अमाउंट ऑफ कितने रुपीज़ से आप उसे डेबिट करोगे, दैट इज 30,000 रुपीज़ से। क्यों आप 30,000 से डेबिट करोगे? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका डिस्काउंट है, नुकसान जो है वो भी कितने रुपीज़ का हुआ है? 30,000। तो इसका ये मतलब हो गया, अगर आप उल्टे एंगल से देखें तो आप जनता से पैसा कितना मंगा रहे हो? 30,000, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कितना पैसा आना है। तो आप जनता से पैसा कितना मंगा रहे हो? 30,000, और आप कह रहे हो कि आपका जो नुकसान हुआ है वो 30 का, और दोनों मिला के आप क्रेडिट कर रहे हो, आपका कैपिटल 60,000 का क्रिएट हुआ है। तो अगर आप पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, आपकी एंट्री नंबर 3 अफेक्ट होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बाद का सम आपका बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने ये पड़ाव पार कर लिया तो आपकी 3rd एंट्री के बाद 4th एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। फिलहाल मैं बेसिक सम ले रहा हूँ जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ की, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कि आपका अब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने पार पे इशू किया था तो आपने लोगों से 60,000 मांगे थे, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया तो आपने लोगों से 90,000 मांगे थे, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो आपने लोगों से 30,000 मांगे थे। जो भी अमाउंट मांगी थी आपको सब मिल गई। आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो अरियर्स, नीदर अरियर्स नॉर एडवांस, तो आपको पूरा पैसा मिल गया। तो आप क्रेडिट करके कैंसिल कर दोगे कौन से अकाउंट को? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। डन क्या? जो भी अमाउंट रहेगी। बट इसमें एक ट्विस्ट होता है, एंट्री नंबर 4 में एक अजीब सा ट्विस्ट होता है। क्या है वो अजीब सा ट्विस्ट एंट्री नंबर 4 के अंदर? अगर इन केस ऊपर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, इन केस अगर आपका ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर आपका
प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है। पहली बात, दोनों में फ़र्क है। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो प्रो रेटा अलॉटमेंट ही होगा, ऐसा कहीं पर ज़रूरी नहीं है। आई रिपीट, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा अलॉटमेंट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, और ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, क्या हुआ है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जब प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि आपको एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था जो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है। तो आपने उसको पहले ही शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके रख लिया था, क्या बोल के कि अलॉटमेंट मनी एडवांस आ चुका है। तो एंट्री नंबर 3 इज गोइंग टू डील विद पार प्रीमियम डिस्काउंट, उसका एंट्री नंबर 2 से कोई रिलेशन नहीं है। बट एंट्री नंबर 4 में अगर आपने पार पे इशू किया था, तो एंट्री नंबर 3 में आपने लोगों से 60,000 मांगे थे। अगर प्रीमियम पे इशू किया था तो लोगों से 90 मांगे थे। डिस्काउंट पे इशू किया था लोगों से 30 मांगे थे। जो भी आपने मांगा रहेगा लोगों से पैसा, अगर आपने ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ रहेगा, पहले देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में पार प्रीमियम डिस्काउंट आ सकता है। अगर ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ रहेगा और अलॉटमेंट में प्रो रेट अलॉटमेंट किया होगा, तो आपने पार पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, डिस्काउंट जो भी अमाउंट आप इशू करो उसमें से आपको 12,000 कट होके ही पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त आप पूरी अमाउंट से अलॉटमेंट ड्यू करोगे, बट जब रिसीव होने की बारी आएगी तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको 12,000 रुपीज़ कट होके मिलेगा, डिडक्ट होके मिलेगा। डन? श्योर? अभी हो गया। इसके बाद की आगे की एंट्रीज जो हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की सिमिलर हैं। अभी भी जैसे अलॉटमेंट की 3rd and 4th एंट्री थी वैसी थी, ड्यू रिसीव्ड होगा। तो आप देखोगे पहले ड्यू करोगे, आप मांगोगे। जैसे एंट्री नंबर 5 जो रहेगी वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम अज्यूम कर रहे हैं 3232 का केस ले रहा हूं, तो 30,000 शेयर्स इंटू 3, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90,000। मिला नहीं है, मिलेगा। हमने ड्यू किया हुआ है टू शेयर कैपिटल 90,000, और फिर आ जाएगी हमारी एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या किया, एंट्री नंबर 5 में फर्स्ट कॉल को क्या किया, हमने ड्यू किया। तो जब मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो अब आ जाएगा फर्स्ट कॉल रिसीव होने की बारी, पैसा मिलने की बारी आ जाएगी। तो अब आ जाएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, है क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा मेरा? बैंक अकाउंट डेबिट जितना मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था उतना पूरा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो अगेन एक टेम्पररी अकाउंट है जो क्लोज हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर आ जाएगा आपका 90,000 जो आपने ड्यू किया था लोगों से, वो एज इट इज़ यहाँ पर पूरा आ जाएगा। और उसी तरीके से जब आप आगे जाओगे तो आप अगली दैट इज़ एंट्री नंबर 7 पास करोगे, जहाँ पर आप बोलोगे कि शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी आप देखोगे अगर अच्छे से तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000 शेयर्स थे। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था? 3232। तो फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट कितना रुपीज़ का था हमारा? 2 रुपीज़ का था। तो आप देखोगे कि फाइनल कॉल का जो इंस्टॉलमेंट 2 रुपीज़ के हिसाब से आया था। सो 2 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 शेयर्स के ऊपर आपने 60,000 रुपीज़ ड्यू किया, सिमिलरली जैसे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल में किया था। और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज़। एंड द लास्ट एंट्री विल बी ऑब्वियसली पैसे मिल जाने की, क्योंकि ड्यू होने के बाद आप रिसीव करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। ये सारे टेम्पररी अकाउंट्स थे जो हमने ओपन किए, ओपन होने के बाद ये लोग अल्टीमेटली क्लोज हो गए।
सो दीज वे सपोज टू बी योर बेसिक एंट्रीज जो आप पास करते हो। आपको सिर्फ समझना, आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती है एंट्री नंबर 3 होती है, क्योंकि एंट्री नंबर 3 में बेसिकली, या पहले सीक्वेंशियली बात करूँ तो सबसे पहले एंट्री नंबर 2 होती है, क्योंकि 2 के अंदर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंट्री नंबर 3 में पार प्रीमियम डिस्काउंट या प्रीमियम में डिस्काउंट का प्रिसाइजली इंपैक्ट होता है। एंट्री नंबर 4 सिर्फ कब इंपैक्ट होगी, अगर सेकेंड एंट्री में ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेट अलॉटमेंट हुआ है, तो फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट मनी रिसीव होते वक्त कम अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है। क्विकली अब आगे बढ़ेंगे और मैं फोर फीचर एंड री इशू के केसेस क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ये हो गया एक बेसिक सम जहां पर आपने इशू किया और इशू करने के बाद आपको ये सारा इम्पैक्ट देखा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके सम्स फोर फीचर रिलेटेड है तो आपको समझना है कि फोर फीचर इज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। फोर फीचर मतलब आप शेयर जब जब्त करोगे तो आप पागल नहीं हो कि ऐसे ही शेयर जब्त कर दोगे। आप शेयर जब्त क्यों करोगे, क्योंकि पहले आपने शेयर्स को क्या किया रहेगा, अरियर्स किया रहेगा। किसी शेयर होल्डर ने मांगा हुआ पैसा उसने नहीं दिया होगा, गंदा शेयर होल्डर, वेरी बैड। हमने जितने कॉल आपसे मांगे थे, जितने पैसे हमने आपसे मांगे थे, उतने पैसे आपने हमें दिए नहीं। और सिंस आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा, मजबूरी में हमें आपकी बेइज्जती करनी पड़ेगी पब्लिकली। मतलब हमने आपके शेयर फोरफिट कर लेने पड़ेंगे, कैंसिल कर लेने पड़ेंगे, और आपने जितना भी पैसा भरा रहेगा पूरा का पूरा हम जब्त कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। तो हम बोलेंगे ए शेयर होल्डर कम ऑन गेट लॉस्ट एंड डोंट शो योर फेस अगेन टू अस। तो शेयर होल्डर तू गंदा है, हमने तेरे से पैसे मांगे, तूने पैसे दिए नहीं, हम तेरे शेयर्स फोरफिट कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, और तूने जितना भी पैसा आज तक भरा है वो तुझे नहीं मिलेगा, वो हम जब्त कर लेंगे। अब टेक्निकली समझे, फोर फीचर होने से पहले अरियर्स होता है। अब नॉर्मली हम जब यहाँ पर एंट्री पास करते हैं तो हम विदाउट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट पास करते हैं, और हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के साथ भी एंट्री एक्चुअली कर सकते हैं और विदाउट भी, बट मैं यहाँ पर विदाउट प्रेफर करता हूँ। विदाउट मतलब क्या, कि हमने जो पैसे मांगे वो मिलेंगे नहीं, और जब नहीं मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी पहले वो देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं व्हाट इज विद कॉल्स इन अरियर्स एंड व्हाट इज विदाउट कॉल्स इन अरियर्स टू बी प्रिसाइज। बट आपको समझना है, जो भी अरियर्स का गड़बड़ होगा इट विल बिगिन विथ एंट्री नंबर 4। जो भी अरियर्स का गड़बड़ होगा वो चौथे एंट्री के बाद शुरू होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ फोर्थ एंट्री के बाद शुरू होगा, क्योंकि एंट्री नंबर 1 में तो आपको पहले तो एप्लीकेशन मनी मिलता है। तो आपका एप्लीकेशन मनी किससे मिलता है, जो आपका खुद का पहले तो एप्लीकेंट है, तब वो शेयर होल्डर नहीं बना होता है। आपको लगता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान आपको एप्लीकेशन मनी ही ना दे। जैसे मैं इसको हमेशा एक पॉसिबिलिटी लूँ कि भाई आपका जो भी स्टेज था, यहाँ पर अगर मैं बाजू में थोड़ा डिस्कशन आपके साथ करूँ, बेटा एक एप्लीकेशन मनी था, एक अलॉटमेंट मनी था, से आपके 2 कॉल थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल था। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसने हमें एप्लीकेशन मनी दिया, उसने हमें अलॉटमेंट मनी दिया, उसने हमें फर्स्ट कॉल दिया, और उसने हमें सेकंड कॉल नहीं दिया। हमने सेकंड कॉल बहुत बार मांगा, उसने नहीं दिया, और अल्टीमेटली मजबूर होकर हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। एक यहाँ पर मैं जनरल नॉलेज का पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हर बार किसी इंसान ने अगर हमें पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर फोरफिट ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। जब हम उससे मांगते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नहीं देता है तो हम उसको रिमाइंडर लेटर्स भेजते हैं, हम उसको याद दिलवाते हैं कि भाई तेरे पैसे बाकी भर दे। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद उसको समझ आ जाए और मे बी उसके फंड्स अरेंज हो जाए तो हमें पैसे दे दे, तो फिर अरियर्स के बाद फोर फीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर उसे नहीं दिया तो मजबूरी में आके हमें फोर फीचर करना पड़ता है। तो स्टोरी ये है कि हमने उसे सेकंड कॉल मांगा, बहुत बार मांगा, उसने नहीं दिया, हमने शेयर फोरफिट कर लिया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, उसने हमें एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, हमने शेयर फोरफिट कर दिए। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है उसने एप्लीकेशन दिया था बट आगे का कुछ भी नहीं दिया और हमने उसके साथ शेयर फोरफिट कर लिए। क्या चौथा पॉसिबिलिटी हो सकता है उसने एप्लीकेशन मनी नहीं दिया? नेवर पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कभी एप्लीकेशन मनी दिया नहीं होगा, क्योंकि सिलसिला शुरू ही कहाँ से होता है, जब वो हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करता है हमारे पास। और अप्लाई ऐसे नहीं होता, अप्लाई करते वक्त आपको एप्लीकेशन मनी मैंडेटरीली देना पड़ता है। तो मेरा कहना ये था कि आपके एप्लीकेशन मनी से ही सारी शुरुआत होती है। कमिंग टू द पॉइंट, जब आप फोर फीचर की एंट्रीज देख रहे हो तो फ्रैंकली स्पीकिंग एंट्री नंबर 3 ऑनवर्ड्स गड़बड़ होगी। मैं फिलहाल जो आपके साथ केस डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। अगर से फॉर एग्जांपल आपके इसमें आत्मनिर्भर लिमिटेड के अंदर एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था मिस्टर लोकल। जो हमारा मिस्टर लोकल था, जो लोकल था हमारा, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो 30,000 शेयर्स में से मे बी 1,000 शेयर्स वो होल्ड करता था। तो प्रॉब्लम क्या हो गया,
उसने हमें अलॉटमेंट तक पूरा पैसा दे दिया। अलॉटमेंट की एंट्री होती है एंट्री नंबर 4 में, जहाँ पे आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। एंट्री नंबर 5 में जब आपने लोगों से फर्स्ट कॉल मांगा तब आपको थोड़ी पता था कि मिस्टर लोकल गिरी करेगा और पैसे नहीं देगा, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो एंट्री नंबर 4 में एंट्री नंबर 5 में आपने ड्यू करते वक्त, फर्स्ट कॉल ड्यू करते वक्त पूरे 30,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू किया। बट हुआ ये होगा कि जब आपको एंट्री नंबर 6 में पैसे मिलने की बारी आई होगी, आपने देखो ड्यू करते वक्त 90,000 रुपीज़ ड्यू किए थे, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, बट मे बी आपको पैसा मिलते वक्त 30,000 शेयर्स पे नहीं, 29,000 शेयर्स पे ही 3 रुपीज़ मिला होगा। डन क्या? पक्का? तो अभी मैं जानबूझ के कट करके यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ कि अगर सब नॉर्मल केस होता, खुशियाँ ही खुशियाँ होती आपकी ज़िंदगी में, तो आप एंट्री नंबर 5 में लोगों से फर्स्ट कॉल के लिए 90,000 रुपीज़ मांगते और एंट्री नंबर 6 में आपको 90,000 रिसीव ही हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये होगा, अब 90,000 रिसीव नहीं होगा, अब आपको कितना रिसीव होगा बता जल्दी। रफली कैलकुलेशन कर सकते हो, 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मतलब 3000 नहीं रिसीव होंगे। तो आप देख सकते हो आपको पैसा मिलते हो कितना पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलता हो कितना पैसा मिलेगा। इन दैट केस यू विल रिसीव हाउ मच, 87,000 रुपीज़ ही आपको रिसीव होगा। तो आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे कितने आएंगे, 87, और शेयर फर्स्ट कॉल भी क्रेडिट कितने से होगा, 87,000। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया, इससे प्रॉब्लम ये हो गया ये एंट्री के बाद से कि आपने जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरे साथ हैं और समझ पा रहे हैं, अगर मैं शेयर फर्स्ट कॉल की अगर आपके साथ बात करूं तो शेयर फर्स्ट कॉल आपको दिख रहा होगा, मैंने ड्यू करते वक्त 90,000 रुपीज़ से ड्यू किया था, मैंने डेबिट करते वक्त 90,000 रुपीज़ से डेबिट किया था, ये कह के कि मुझे 90,000 मिलना बाकी है, वो असेट था मेरा, रिसीवेबल था। बट जब रिसीव होते वक्त कैंसिल हुआ तो वो सिर्फ 87,000 रुपीज़ से ही कैंसिल हुआ। दैट वॉज बेसिकली माई प्रॉब्लम। मुझे इसी बात का दिक्कत है, इसी बात का मुझे इशू है कि मिलते वक्त 87 ही मिला और फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। अब हुआ ये कि हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगा तो उसने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया। हम बोले कोई नहीं, नादान है बच्चा है, सुधर जाएगा। समय आ गया फाइनल कॉल मांगने का, तो हमने 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 मांग लिया। बट जब देखा हमने कि जब फाइनल कॉल पे करने की बारी आई तभी भी उस 1000 शेयर जो मिस्टर लोकल होल्ड कर रहा था उसने पैसे नहीं दिए, तो हमें 29,000 शेयर्स पे ही 2 रुपीज़ मिला। मतलब अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ नहीं मिला, तो आप देखोगे 60,000 की जगह पे 58,000 ही रिसीव हुआ। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि सिचुएशन सिमिलर है जैसे वहाँ पे हुआ था, यहाँ पर भी समवॉट वही हो रहा है। क्या हुआ है यहाँ पर भी कि आपका फाइनल कॉल अकाउंट जो था वो डेबिट करते वक्त आपने 60,000 से डेबिट किया था, बट क्रेडिट होते वक्त अब 58,000 से क्रेडिट हुआ है, वो क्लोज नहीं हुआ। तो पहले जो खुशियाँ ही खुशियाँ केस था, इस बार अनफॉर्चुनेटली वो केस नहीं है। अब क्या गड़बड़ होगी, तो अब पिक्चर में आएगा, आप एक समय तक कंपनी ने इंतज़ार कर लिया। क्या इंतज़ार कर लिया कि वो पैसे देगा नहीं, छोटा बच्चा नादान है, समझ जाएगा अपनी गलती। पर कंपनी को अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये गंदा इंसान सुधरने वाला नहीं है, और कंपनी बोला आता माझी सटकली, और वो बोला अब मैं देखो क्या करता हूँ। और कंपनी ने डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोला निकाल दो इस शेयर होल्डर को हमारी ज़िंदगी से, हमारे कंपनी से, हमारे रजिस्टर में से, हर जगह से इसको बाहर निकालो, दफ़ा करो इसे। तो इसीलिए ऐसे केस में फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री पहली बार ऐसा चीज़ होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका जो है, जो आज तक आपने देखा रहेगा, आपका जो शेयर कैपिटल अकाउंट था वो क्या हो रहा था, शेयर कैपिटल अकाउंट जो था आप लोगों का वो आज तक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब क्या होगा, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री। आपको तो आप कितने शेयर फोरफीट कर रहे हो, 1000 शेयर्स। तो खुद ही समझ, वो 30,000 शेयर्स में से जो 1000 शेयर होल्ड करने वाला मिस्टर लोकल है, जिसके साथ अब हम बात कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको छोड़ दूं तो बचे हुए 29,000 शेयर्स जो पर्सन होल्ड कर रहा था, या जो लोग होल्ड कर रहे थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उनके साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऊपर के 8 एंट्रीज में हमने उनसे जितना पैसा मांगा उन्होंने हमें उतना पूरा का पूरा पैसा दे दिया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, हैप्पी एंडिंग, पिक्चर एंड हो चुका है वहाँ पे। तो टेक्निकली मेरा आगे की जो एंट्री है, 4 फीचर की जो एंट्री होती है, वो उतने ही शेयर्स की पास की जाती है जितने शेयर्स हम जब्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। तो आप 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो हेंस फोर्थ डिस्कशन 1000 शेयर्स के ऊपर ही होगा। तो 1000 शेयर्स इंटू जितना आज तक आपने कैपिटल को पीछे क्रेडिट किया है उतना आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपको मैं हमेशा एंट्री नंबर पे मैं डिस्कशन करता हूँ, मैं यहाँ पर एंट्री नंबर पे बात करना चाहता हूँ। एंट्री नंबर वाइज बात करूँ तो एंट्री नंबर 2 में आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट होते हुए देखा रहेगा, अगर आपको याद होगा तो आपने पहले 3 रुपीज़ से क्रेडिट किया रहेगा। फिर एंट्री नंबर 3 में जब आपने अलॉटमेंट ड्यू किया तो वापस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया 2 रुपीज़ से, अगर आपने देखा। फिर एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 5 में वापस आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 3 रुपीज़ के रेट से, तो 32 के रेट से आप देखोगे। और एंट्री नंबर 7 में वापस आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया 2 रुपीज़ के रेट से। तो सिंपल सी बात है, जितने से क्रिएट किया उतने से ही कैंसिल करना है। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे 1000 शेयर्स इंटू जितने रुपीज़ से क्रेडिट किया था, 10 से क्रेडिट किया था तो 10 से डेबिट करेंगे, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ये शेयर कैपिटल डेबिट करके आपने अब आपका कंपनी का शेयर कैपिटल कम कर दिया। पहले आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच था, अब आपका शेयर कैपिटल 29,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच हो चुका है। 1000 शेयर्स आपने आपके बुक्स में से कैंसिल कर दिए। 4 फीचर की एंट्री का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बेसिकली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इसमें से कितना पैसा मिला या नहीं मिला, वो आगे की बात है। आपने ड्यू कितने से किया था उतने से आप कैंसिल कर दोगे। अब आप क्रेडिट करते हो, डेबिट शेयर कैपिटल को किया, क्रेडिट करते हो क्या क्रेडिट करोगे? मैं क्रेडिट पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक वो इंस्टॉलमेंट जिसके पैसे नहीं मिले और एक वो इंस्टॉलमेंट जिसके पैसे मिल चुके हैं। आपको तो आपका सम 4 इंस्टॉलमेंट्स का था, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। मैं ये बेसिक सम ले रहा हूँ जिसमें शेयर इशू किए गए थे किसके ऊपर, पार पे, और अब हम फॉरफिट करें पार वाले केस का मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। तो पहले मैं जब उन इंस्टॉलमेंट्स की बात करूँगा जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला नहीं है, तो उन अकाउंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट करके कैंसिल करूँगा। तो कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो शेयर फर्स्ट कॉल को यहाँ पे क्रेडिट करके कैंसिल करूँगा और शेयर फाइनल कॉल को यहाँ पे क्रेडिट करके कैंसिल करूँगा। सबको पता है फर्स्ट कॉल में, अगर आपको याद होगा तो मेरे शेयर्स तो बेटा 1000 ही है, बात 1000 शेयर्स की चलेगी इनटू फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ का था और यहाँ पर 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 3000 एंड 2000 से मैं क्रेडिट कर दूँगा। तो आप पहली बात समझ पाए, मैंने शेयर फर्स्ट कॉल को 3000 रुपीज़ से क्रेडिट किया और फाइनल कॉल को 2000 रुपीज़ से क्रेडिट किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेबिट करते वक्त देखो क्वांटिटी तो 1000 शेयर्स ही रहेगी, बात रेट की चल रही है। मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर शेयर कैपिटल को डेबिट उतने अमाउंट से किया जाता है जितने से पहले क्रेडिट किया है, ताकि आप उसे कैंसिल करें। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसलिए लिया क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट है जिसके पैसे नहीं मिले। तो क्रेडिट करते वक्त पहले सेक्शन में आपको ये वो अकाउंट को क्रेडिट करना है जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिले। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया बेटा, जो समझ पा रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो गया कि जो फर्स्ट कॉल अकाउंट पहले क्लोज नहीं हुआ था, अगर तुझे याद रहेगा फर्स्ट कॉल को ड्यू करते वक्त हमने 90,000 से ड्यू किया था, बाद में क्रेडिट 87,000 से क्रेडिट किया था, अब उसको 3000 से क्रेडिट कर दिया, अब फाइनली फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया। कॉन्सेप्चुअली बोलूँ तो आपने पहले ऐसे बोला था कि मुझे फर्स्ट कॉल 90,000 मिलना था, बट मिलते वक्त 87 ही मिला, तो 3000 अभी भी उसमें बैलेंस दिख रहा था। अब फाइनली आपने जब शेयर फॉरफिट कर दिए, आपको पता है वो 3000 अब मिलने वाला भी नहीं है, तो शेयर कैंसिल, तो वो फर्स्ट कॉल का अकाउंट भी कैंसिल, सिमिलरली फाइनल कॉल का अकाउंट भी कैंसिल। और लास्ट में आप एक और एक अकाउंट लेते हो। अब एंट्री हो रही है एक नए अकाउंट की जिसका नाम क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कुछ जगहों पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी यूज़ किया जाता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें वो अमाउंट लिखी जाती है जो अमाउंट आप जब्त कर ले रहे हो, जो अमाउंट उसने पे की है बट कंपनी उसको लौटाने वाली नहीं है, वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। शेयर फॉरफीचर को फिलहाल के लिए आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो, ये आपका इनकम का अकाउंट है। एक तरीके से आपने जो उसका भरा हुआ पैसा जब्त कर लिया वो आपका गेन हो गया, एक तरीके से आपका प्रॉफिट हो गया। आपको पता है प्रॉफिट्स एंड गेन क्रेडिट किए जाते हैं, तो आप उसे 1000 शेयर्स पे उसने क्या क्या पे किया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 2 पैसे पे किए थे, 3 and 2 रुपीज़, मतलब टोटल में उसने कितना पैसा पे किया था 5 रुपीज़, तो 5000 से आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
तो एंट्री बहुत ही सिंपल थी, शेयर कैपिटल डेबिट, जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हो गया। क्रेडिट करते वक्त पहले आपने वो इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट किया जो मिले नहीं थे, और वो इंस्टॉलमेंट जो मिल चुके हैं वो तो अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुके हैं, जो मिल चुका है ऑलरेडी, तो वो अमाउंट हमारे लिए गेन है, हमारा प्रॉफिट है। तो हमने एक टेम्प्रेरी अकाउंट बनाया नया, शेयर फॉर फ्यूचर, उसको हमने वो 5000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया। क्या आप समझ पा रहे हो? इधर तक का क्लियर है? आपको एक चीज़ समझनी है, जो आपकी फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है, इट डिपेंड्स whether shares were issued at par, premium या discount. Your entry of forfeiture is highly dependent on the fact whether the shares which are being forfeited today, आज जो शेयर्स फोरफीट किए जा रहे हैं, वर दे ओरिजिनली इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। एग्जैक्टली वो इशू कौन से प्राइस पे हुए थे, पार पे हुए थे, प्रीमियम पे हुए थे, डिस्काउंट पे, तो देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी जो एंट्री दिखाई है, अगर हमने शेयर्स पार पे इशू किए रहते तो ये एंट्री आती। अगर ये शेयर आपने प्रीमियम पे इशू करते हैं, अगर ये वाला सिनेरियो है वेयर द शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, देन यू नीड टू आंसर योर वन मोर क्वेश्चन बिफोर पासिंग एन एंट्री फॉर forfeiture. You need to answer a one basic question: whether shares are being forfeited today, the shares which are being forfeited today, which were originally issued at premium, whether the amount of premium was actually received at the before forfeiture or not. आपको वो शेयर्स जो आप फोरफीट कर रहे हो, जो मिस्टर लोकल के आप 1000 शेयर फोरफीट कर रहे हो, क्या इसके ऊपर आपको प्रीमियम का जो पैसा है, क्योंकि अब मैं कौन से सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, और वो शेयर्स अगर आज मैं फोरफीट कर रहा हूँ तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वेदर प्रीमियम वाज रिसीव्ड इन कैश और नॉट। तो जो शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हो वो प्रीमियम वाले हैं, बट उसमें प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला। अभी जब अगर मैं ये सम 2 मिनट के लिए चेंज करूँ, जैसे मैंने पहले अभी जो सम डिस्कस किया, अगर आप समझ पा रहे हो, तो वो मैंने ये वाले केस का डिस्कस किया था जहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है 3232। अब मैं ये केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंस्टॉलमेंट वेर 3332, पर 3332 में ये 3N2 मिल चुका है, ये 3N2 नहीं मिला, सॉरी ऊपर का 3N3 माय मिस्टेक, मैंने उल्टा कर दिया। आप अगर समझ पा रहे हो तो उसका ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऊपर वाला 3N3 दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो चुका है, आपको मिल चुका है, इजंट इट सो? मैं उसको ऐसा कह सकता हूँ कि भाई आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो चुका है, मिल चुका है, एंड क्या नहीं मिला आप लोगों को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। इन शॉर्ट, अब अगर मैं फोरफीचर की एंट्री में ये देखूं कि जो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन था और 3 रुपीज़ जो अलॉटमेंट था वो मिल चुका है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो मिल चुका है तो मैं आपके सामने देखो वही केस वापस लेकर आ रहा है, समझे थोड़ा अच्छे से। मेरा डिस्कशन ये हो रहा है कि जो शेयर्स मैं आज के डेट पे फोरफीट कर रहा हूँ, जो शेयर्स आज के डेट पे मैं फोरफीट कर रहा हूँ, वेदर दे वर इशूड एट प्रीमियम। इफ दे वर इशूड एट प्रीमियम, आई नीड टू आस्क वन मोर थिंग, if they were issued at a premium, I need to ask one more thing, that whether these shares which are being forfeited today, which were earlier issued at premium, इसमें premium amount is received या premium amount is not received. If I say that your premium amount is received, if I say that your premium amount is received, then हमारा रूल बहुत ही आसान है। अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड है तो बहुत ही आसान सा रूल है, इग्नोर दी प्रीमियम। सिंपल भाषा में बोलो, अगर प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है तो भाई अपन पहले ही जेब में डाल चुके, वो ऊपर के एक्स्ट्रा मलाई पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम के तो बोलने का भी नहीं। तो फ्रैंकली बोलूँ उस केस में भी ये एंट्री अभी जो आपके यहाँ पर जो मैंने एंट्री पास की वही एंट्री आएगी, दैट इज़ क्या एंट्री आएगी जो मैंने ऑलरेडी अभी पास की हुई है, यही एंट्री रिपीट होगी। क्या एंट्री रिपीट होगी कि आप शेयर कैपिटल को डेबिट पूरे 10 रुपये से करोगे, आपका शेयर फर्स्ट कॉल 3N2 से जाएगा और पूरा 5 रुपीज़। देखो समझाता हूँ कैसे। डिबेट क्या हो गया, अब अगर आप प्रीमियम वाले केस में ये सम लें तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, टेक्निकली एप्लीकेशन 3 रुपीज़ था, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ था, तो आपने बोलना चाहिए था कि सर 6 रुपीज़ हमको मिले हुए हैं। मैंने आपको कहा शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट करते वक्त हम कौन सी अमाउंट से क्रेडिट करते, जितना अमाउंट का हमें पैसा मिल चुका है।
तो अगर प्रीमियम वाले केस में जहाँ पर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट स्टेज में प्रीमियम था और प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम रिसीव हुआ पर टोटल पैसा आप देखेंगे तो आपको 6 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। बट शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट करते वक्त स्टिल मैं 5 ही रुपीज़ लूँगा। रीज़न बड़ा आसान है, मैं 5 रुपीज़ क्यों लूँगा, क्योंकि मैं प्रीमियम को इग्नोर करूँगा। तो आई रिपीट, जब प्रीमियम कैश में रिसीव हो चुका है तो क्रेडिट करते वक्त, किसको क्रेडिट करते वक्त, शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट करते वक्त जब आप अमाउंट लेते हो तो आप वो अमाउंट लेते हो जितना आपको कैश मिला हुआ है, बट उस कैश में अगर प्रीमियम है तो आप प्रीमियम को इग्नोर करोगे, क्योंकि प्रीमियम को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है। आप देख रहे हो फॉर फीचर की एंट्री एक्चुअली कैंसिलेशन की एंट्री है, प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अगला समझना है, अगर प्रीमियम पे आपने शेयर इशू और प्रीमियम नहीं मिला, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रीमियम रुपीज़ जो है आप लोगों का इज़ नॉट रिसीव्ड, तो 3332 का जो इंस्टॉलमेंट था उसमें समझो सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्या इफेक्ट आता वो यहाँ पर मैं आपके सामने नोट करता हूँ। मतलब अगर मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी इज़ नॉट रिसीव्ड, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में हिडन था, तो अलॉटमेंट नॉट रिसीव। तो मैंने आपको क्या कहा, आप जब क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट करते हो कौन से अकाउंट से क्रेडिट करना, पहले मैंने आपको पहले ही कहा था क्रेडिट कौन से अकाउंट करना जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिले। तो यहाँ पे क्रेडिट करते वक्त एक अकाउंट आ जाएगा, कौन सा, शेयर अलॉटमेंट। डेबिट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, और एक अकाउंट आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, जहाँ पे 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का मनी 3 रुपीज़ था, दैट इज़ 3000 रुपीज़ और एक क्रेडिट होगा, क्योंकि अब 3 इंस्टॉलमेंट नहीं रिसीव हुए। नेक्स्ट एग्जांपल में जहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ था, सॉरी अलॉटमेंट 3 था, फर्स्ट कॉल 3 था, दोनों 3 था, और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ था, तो आपने वो क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर जब आप क्रेडिट करोगे शेयर फॉर फीचर को, तो शेयर फॉर फीचर को अब क्रेडिट करते वक्त आपको बताया कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, जितना पैसा मिला है, एक ही पैसा मिला है, दैट इज एप्लीकेशन मनी आपको मिला है, तो आपके 1000 शेयर्स इंटू 2, तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ ही क्रेडिट होगा। सब में चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा अनटाइडी होगा, डर्टी होगा, बट वो ज़रूरी है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही ये चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, समझे। तो आप देख रहे हो बट आपकी एंट्री टैली नहीं हो रही है। आपने शेयर कैपिटल को डेबिट 10,000 से किया, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 3000 से किया, आपने शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट 3000 से किया, फाइनल कॉल 2000 से किया, और शेयर फॉर फीचर को 2000 से किया, क्योंकि 2 ही रुपीज़ आया था। तो क्रेडिट टोटल 3 + 3 6 एंड 2 बराबर क्या, पक्का, श्योर, डन। तो आप देखोगे 3 and 3 is 6 एंड आपका यहाँ पे कितना आ गया 2, सॉरी माय मिस्टेक, आपका एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ था, राइट। तो यहाँ पे 3000 आता है, याद है एप्लीकेशन 3332 था, माय मिस्टेक, आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक, 33332 था। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी उसने आज तक पे किया हुआ है, तो उसने 3 रुपीज़ दिया, तो 3000 हो गया। अब देखोगे आपकी एंट्री टैली नहीं हो रही है। अब अगर एंट्री टैली नहीं हो रही है तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंस। अब आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है जो यहाँ पर करनी पड़ती है, दैट इज़ क्या करना पड़ता है आपको, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। आपको पता है 1000 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम का अमाउंट 1 रुपीज़ था, तो आपको 1000 रुपीज़ से सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो जहाँ पे प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, ऐसे केस में हम बोलते हैं कैंसल प्रीमियम। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट इसलिए किया कैंसिल करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जब ऊपर ड्यू किया गया था तो क्रेडिट किया गया था। सिंपल सी भाषा में, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो आपको पता है जो मिल चुका है उसकी क्यों बात करें, तो हम वो इग्नोर करते हैं। तो जब आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हो तो वो अमाउंट लेते वक्त आप प्रीमियम की अमाउंट को एक्सक्लूड करके अमाउंट शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट करते हो, क्योंकि वो मिल चुका है। बट जब प्रीमियम नहीं मिला है तो आपको प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। एम आई वेरी क्लियर। अगला केस आता है, अगर आपने शेयर्स इशू किए थे डिस्काउंट पर और आज अगर आप उसको फोरफीट कर रहे हो, डिस्काउंट में कोई 2 केसेस नहीं है। जैसे प्रीमियम में 2 केसेस है, वेदर प्रीमियम रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता, डिस्काउंट में हमेशा आप कैंसिल ही करते हो, डिस्काउंट कैंसिल ही करना पड़ेगा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट में ऐसा कोई लॉजिक नहीं। अगर यही सम डिस्काउंट वाला होता, मैं अभी उसको शॉर्टकट में ले रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट अगर यही सम डिस्काउंट वाला होता बेटा, तो डिस्काउंट टू डेबिट करता था नॉर्मली, तो अब तू क्रेडिट करेगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल करेगा। जैसे प्रीमियम को तूने डेबिट करके कैंसिल किया, वैसे यहाँ पे क्रेडिट करके कैंसिल करेगा। ये बेसिकली एंट्रीज जो थी सारी कैंसिलेशन की थी। आई होप सबको फोर फीचर यहाँ तक क्रिस्टली क्लियर है।
आई होप सबको फोर फीचर समझ में आ रहा है किस तरीके से वर्कआउट होता है। डन। तो फोर फीचर का जो मैंने आपको चार्ट समझाया कि जब भी आप फोर फीचर की एंट्री पढ़ोगे तो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन वेदर पार पे थे, प्रीमियम पे थे, डिस्काउंट पे थे। पार पे तो कोई टेंशन नहीं। बेसिक एंट्री का स्ट्रक्चर यही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट वो सारे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं जो रिसीव नहीं हुआ, और अल्टीमेटली लास्ट में क्रेडिट शेयर फोर फीचर होता है जिसमें जितना पैसा आपने जब्त किया हुआ है, जो आपको मिल चुका है, उसको आप क्रेडिट करते हो। अगर ये सब में शेयर अगर आपका प्रीमियम पे इशू करके फुल फॉरफिट हुआ है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं। रिसीव हो गया, इग्नोर करो, शेयर फोर फीचर को क्रेडिट करते वक्त प्रीमियम को छोड़ के बाकी अमाउंट क्रेडिट करना। नहीं रिसीव हुआ, कैंसिल करो, प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल करो। डिस्काउंट पे अगर शेयर इशूड थे और आज अगर आप फॉरफिट करो तो डिस्काउंट को आपको डेबिट करके क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने प्रीमियम को डेबिट किया था। क्या आप समझ पा रहे हो यहाँ पे? अब यहाँ पर एंट्री नंबर 9 के बाद फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो नीड टू लुक अराउंड, लुक बिहाइंड। पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सब सेटल करके आ चुके हो। आपने वो जो 1000 शेयर्स जो थे वो फॉरफिट कर दिए। आपका शेयर कैपिटल कंपनी का 30,000 शेयर्स से गिर कर कितने शेयर्स हो गया? 29,000 शेयर्स हो गया। ये पॉइंट पे आपकी पोजीशन है जब आपने फॉरफिट कर लिया। मज़ा तब आता है जब आप शेयर री इशू करने की बात करते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, जब री इशू कर रहे हो तो पिछली सारी एंट्रीज़ को भूलने की ज़रूरत है, उन एंट्रीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, उनका इफेक्ट वहाँ पे नलीफाई हो गया, ख़त्म हो गया। बट जब आप री इशू करने की बात करते हो तो री इशू कैसे किया जाता है वो समझते हैं। फ्रैंकली बोलूँ, री इशू की जो एंट्री नंबर 10 है वो कोई खास एंट्री नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल एंट्री, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है कि भाई आपको पता आप जो गलती पीछे की थी इंस्टॉलमेंट वाली, वो री इशू पे नहीं करोगे। री इशू एक ही झटके में कर दिया जाएगा, पूरा पैसा एक ही साथ ले लिया जाएगा। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और तो सीधा शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे, ख़त्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये ऊपर की 8 एंट्रीज़ का नट शेल इफेक्ट है। अगर आप समझ पाते हो, ऊपर की 8 एंट्रीज़ का भी नट शेल इफेक्ट यही होता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल क्लोज हो जाता है, अल्टीमेटली बैंक में पैसा आता है और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होता है और आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आपको होता है आपके 1000 शेयर्स थे, यहाँ पे भी 1000 शेयर्स थे, बट आपको समझना है शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से होगा, दैट इज 1000 शेयर इंटू 10 रुपीज़, पूरे 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। बट बैंक में जो पैसा आएगा वो ज़रूरी नहीं उसी प्राइस पे है। आप अगर री इशू कम अमाउंट में कर रहे हो, दैट इज़ 10 रुपये का शेयर अगर आप फॉर एग्जांपल 8 रुपीज़ पे इशू कर रहे हो, तो 1000 इंटू शेयर्स इंटू 8 रुपीज़, तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा 8000 है। आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट पूरा 10,000 से करोगे, उसकी पूरी फेस वैल्यू से करोगे। अब प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके शेयर्स डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 8000 रुपीज़ से हो रहा है, पैसा 8000 आ रहा है, बट आप लाइबिलिटी कैपिटल कितने का क्रिएट कर रहे हो? 10,000। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारा लॉस। अब आपको ही पता है ये लॉस कहा जाएगा, क्या हम इसे डिस्काउंट कहेंगे? नहीं, हम इसे डिस्काउंट नहीं कहेंगे। हम इसे कहाँ भेजेंगे? हम इसे कहाँ भेजेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप देखोगे 2 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 1000 शेयर इंटू 2 रुपीज़, 2000 से शेयर फॉरफीचर डेबिट किया जाएगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है लॉजिक? बता जल्दी। ये जो 1000 शेयर्स थे, जो मिस्टर लोकल के हमने क्या किए? फॉरफिट किया, और हमने मिस्टर वोकल को ये शेयर री इशू किए। तो मिस्टर लोकल के जब हमने शेयर्स फॉरफिट किए तो उस शेयर्स पे जो नुकसान, जो फ़ायदा हुआ था हमारा, क्यों फ़ायदा हुआ था? क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो उसका जो भरा हुआ जितना भी पैसा होता है वो हम जब्त कर लेते हैं। एक तरीके से हमारा गेन था, पर वो फाइनल गेन नहीं था। हमने उसको टेम्पररी अकाउंट में उस गेन को रखा था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो शेयर फॉरफिट हुए थे, हम कल जाके नया बकरा ढूंढेंगे, शेयर किसी नए पर्सन को री इशू करेंगे। मे बी मिस्टर वोकल को हमने री इशू किया, तो जब हमने मिस्टर वोकल को शेयर री इशू किया, उसको अगर हमने डिस्काउंटेड रेट पे शेयर दिया, तो जो नुकसान है हमारा, वो नए पर्सन को री इशू करने पे, कम रेट पे री इशू करने का नुकसान पुराने पर्सन से जब्त किए हुए पैसों के अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है। सो आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यही अमाउंट ले लूँ, अगर 3000 रुपीज़ की बात कर लूँ या 5000, कोई भी आप अमाउंट ले लें, चलो 5000 ले लेते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया गया था, 5 रुपीज़ दे दिए गए थे, नॉर्मल इशू एट पार वाला केस। और ऐसे केस में अगर आप री इशू कर रहे हो, तो मैंने आपको कहा 9th एंट्री जब आप पास कर लेते हो तो पीछे देखना नहीं, पीछे कोई भी एंट्रीज आपके लिए काम की नहीं, एक्सेप्ट एक शेयर फॉरफीचर की एंट्री। क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, क्यों शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस काम का है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट जमा है,
री इशू के वक्त जो भी नुकसान होगा उस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा। तो एंट्री नंबर 10 में मैंने सिर्फ उसको क्या कर दिया, उसने नुकसान को, उतने नुकसान को जो नुकसान हुआ था हमारा री इशू के वक्त का, उसको पुराने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। और कॉन्सेप्ट क्या आ गया, पुराने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करके फाइनली जो प्रॉफिट उसमें बचेगा उसे हम कैंसल करके एक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। वेलकम कीजिए नए अकाउंट को जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आप शेयर फॉर फीचर को डेबिट करके क्रेडिट किसे करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। डन। अभी आप देखोगे आपने ऊपर शेयर फॉर फीचर को जो क्रेडिट किया था वो कितने अमाउंट से क्रेडिट किया था पीछे, शेयर फॉर फीचर को याद करें कितने अमाउंट से क्रेडिट किया था पीछे, हमने 5,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया था। और री इशू जब किया था तो कितना नुकसान री इशू किए डेबिट किया 2,000, तो बच्चा कितना बैलेंस शेयर फॉर फीचर में 3,000 रुपीज़ का, ये ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व को। तो फ्रैंकली बोलूँ फोर फीचर की एंट्री में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि जो फोर फीचर कर रहे हो शेयर्स विच वर इशूड एट पार प्रीमियम या डिस्काउंट, बट री इशू की एंट्री बहुत ही बेसिक है। री इशू में जितना बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट करो, शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से लो, डिफरेंस जो नुकसान रहेगा वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट कर लो। फिर थोड़ा बहुत दिमाग आपको लास्ट एंट्री में पास करना पड़ता है, जहाँ पे फाइनली जो बचा हुआ बैलेंस है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, आप लोगों के कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, और शेयर फॉर फीचर अल्टीमेटली क्लोज कर दिया जाता है एंड में। आ रहा है कुछ समझ में पक्का? ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अभी भी बाकी हैं, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मतलब आप लोगों का इसमें अगर पार्शियल री इशू होता तो क्या, एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। सेकेंडली वो जो मैंने आपको ट्री डायग्राम में ऊपर बताया था कि आपके जो सम्स होंगे दो टाइप के होंगे, तो जो दूसरा ब्रांच आ जाता है आपके सम्स का जहाँ पे आपको इंडिविजुअल टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ये वाले। डन। सो जो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल की जो टाइप की बात की थी, दैट इज़ आपके जो फोर फीचर एंड री इशू के जो इंडिविजुअल टाइप वाले जो सम्स आ सकते हैं वो यहाँ पर मैंने कवर नहीं किए हुए हैं। रिवीजन ऑब्वियसली 100% चीज़ का नहीं था, बट मैंने 80 to 90% इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझी होंगी। अच्छे से एक बार चैप्टर सॉल्व करें। मैंने कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करने की यहाँ पर कोशिश की थी। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Take care of yourself. God is great. Bye-bye.